बीरबल और मिर्ची के 3 कटोरे का इम्तिहान। दिल्ली का बादशाह अकबर उस दिन बड़े मजे में थे। दरबार में शहनाई बज रही थी, बाजार से महकती मिठाइयों की खुशबू आ रही थी और हर दरबारी मुस्कान के साथ बैठा था। लेकिन उसी दिन महल में एक अनोखा मेहमान आया, लाल पीले कपड़ों में, आंखों में शरारत और हाथ में 3 ढके हुए कटोरे। मेहमान, सलाम, जहांपना, मैं दूर दराज के मुल्क से आया हूं और आपके दरबार की बुद्धिमानी का इम्तिहान लेना चाहता हूं। अकबर को चुनौती वाली बातें सुनना बहुत पसंद था। अकबर, क्या इम्तिहान है तुम्हारा? मेहमान ने 3 कटोरे सामने रख दिए। मेहमान, इन तीनों में से एक कटोरे में मीठी मिठाई है, दूसरे में हल्की मिर्ची वाली चटनी और तीसरे में ऐसी तीखी मिर्ची जिसे चखते ही आंखों से आंसू और नाक से धुआं निकल जाए। आपको और आपके दरबारियों को बिना चखे बताना है कि कौन सा कटोरा किसमें है। दरबार हक्का बक्का। मल्लू खान ने कान में फुसफुसाया, मल्लू, जहांपना, ये तो मौत का इम्तिहान लग रहा है। अकबर ने सबसे पहले मिर्जा राजा को बुलाया। अकबर, चलो मिर्जा, पहले तुम कोशिश करो। मिर्जा ने कटोरों को सूंघा, लेकिन हर कटोरे से एक जैसी खुशबू आ रही थी। उन्होंने अंदाज से एक को मिठाई, एक को चटनी और एक को तीखी मिर्ची बताया। जब ढक्कन हटाया गया तो मिर्जा की मिठाई वाला कटोरा असल में मिर्ची से भरा निकला। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर बारी आई मल्लू खान की। उन्होंने वजन देखकर अंदाज लगाया, लेकिन नतीजा वही। तीखी मिर्ची का कटोरा उनके हिस्से में आ गया और मुंह लाल हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, अकबर, अब बीरबल को बुलाओ, देखते हैं इसका दिमाग इन मिर्चियों पर भारी पड़ता है या नहीं। बीरबल आए, कटोरों को देखा और बिना खोले ही मुस्कुराने लगे। बीरबल, जहांपना, इनका राज खोलना आसान है, बस थोड़ी चालाकी चाहिए। उन्होंने कटोरों के ढक्कनों के कोनों पर बहुत ध्यान से देखा और फिर बोले, बीरबल, जहांपना, इन कटोरों को बनाने वाले कुम्हार ने एक छोटी सी गलती की है। जिस कटोरे में तीखी मिर्ची है उसका ढक्कन अंदर से थोड़ा नमीदार है, क्योंकि मिर्च का भाप सबसे ज्यादा होता है। जिस कटोरे में चटनी है उसकी खुशबू हल्की मीठी है और जो मिठाई वाला है वो सबसे सूखा है। अकबर ने कटोरे खुलवाए और वाकई बीरबल ने तीनों सही पहचान लिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कटोरे लाने वाला मेहमान हंस पड़ा और बोला, मेहमान, वाह बीरबल, तुमने पहला इम्तिहान जीत लिया। अब दूसरा इम्तिहान है, तुम्हें इन कटोरों का इस्तेमाल करके चोरी पकड़नी होगी। दरबार चौंक गया। अकबर, कौन सी चोरी? मेहमान बोला, जहांपना, आपके महल के रसोई घर से पिछले हफ्ते से सबसे महंगी केसर चोरी हो रही है और चोर आपके ही दरबार में बैठा है। मैं इशारा दे देता हूं। चोर को मिर्ची बहुत पसंद है। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने तीनों कटोरों में कुछ बदलाव किए। मिठाई वाले में हल्की मिर्ची मिलाई, चटनी वाले में ज्यादा मिर्ची और तीखी मिर्ची वाले में असली मीठी चीज डाल दी। फिर कहा, बीरबल, अब दरबार के हर सदस्य को एक एक चम्मच खाना होगा, ताकि मैं देख सकूं किसका चेहरा मिर्ची देखकर भी खुश हो जाता है। दरबारियों ने मजबूरी में खाया। ज्यादातर लोग मिर्ची लगते ही पानी खोजने लगे, लेकिन एक दरबारी, रईस खां, मिर्ची खाते हुए भी मुस्कुरा रहा था। बीरबल ने तुरंत कहा, बीरबल, जहांपना, यही है आपका चोर। मिर्ची का शौक और चोरी की आदत, दोनों का मेल। रईस खां पकड़े गए और उनके कमरे से महंगी केसर की थैलियां बरामद हुई। अकबर ने उस मेहमान को धन्यवाद कहा, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल, जहांपना, ये कोई अजनबी नहीं, ये तो आपका पुराना गुप्त जासूस है, जिसने मिर्ची के बहाने हमें चोर तक पहुंचाया। मेहमान ने सिर झुकाकर सलाम किया और बोला, जहांपना, मेरे पास सबसे तेज दिमाग देखा है तो वो सिर्फ बीरबल का। मोरल, समस्या कितनी भी उलझी क्यों न हो, अगर आप सही संकेत पहचान ले तो हल अपने आप सामने आ जाता है।
बीरबल और सोने के पानी से लिखी चिट्ठी। दिल्ली का मौसम उस दिन कुछ अलग था। ठंडी हवाएं महल के गलियारों में सीटी बजा रही थी और अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे। तभी महल के बड़े फाटक पर एक अजीब हलचल मच गई। एक चमकदार कपड़ों में लिपटा लंबी दाढ़ी वाला आदमी हाथ में एक सुनहरी लिफाफा लिए सीधे दरबार के बीचों बीच आया। अजनबी, सलाम, जहानपनाह, ये चिट्ठी आपके लिए है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए एक खास शर्त है। अकबर ने हैरानी से सोने के पानी चढ़ा लिफाफा लिया। रोशनी पड़ते ही वो चमकने लगा, जैसे सूरज का टुकड़ा पकड़ लिया हो। अकबर, शर्त? कैसी शर्त? अजनबी, जहांपनाह, इस चिट्ठी के अक्षर साधारण नहीं, ये सोने के पानी से लिखी गई है। इसे पढ़ने के लिए आपको एक खास दीपक जलाना होगा, और वो दीपक सिर्फ उसी के पास है जो इस चिट्ठी के असली मालिक को ढूंढ सके। दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। मिर्जा राजा ने मजाक में कहा, मिर्जा, जहांपनाह, ये जरूर कोई सोने की भीख मांगने का नया तरीका है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर, बीरबल, तुम्हें यह मामला सुलझाना होगा। अगर ये चिट्ठी सच में खास है तो इसका राज हमें जानना होगा। पहला मोड़, दीपक का मालिक। बीरबल ने अजनबी से पूछा, बीरबल, ये दीपक किसके पास है? अजनबी ने कहा, वो दीपक एक ऐसे आदमी के पास है जो दिन में अंधा और रात में देख सकता है। दरबार हक्का बक्का। मल्लू खान फुसफुसाए, मल्लू, दिन में अंधा और रात में देख सकता है? अरे ये तो बिल्ली जैसा हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस आदमी को खोज लाता हूं। दिल्ली की गलियों में घूमते घूमते बीरबल को एक अजीब सा इंसान मिला। वो दिन में मोटे काले चश्मे लगाए चलता, लेकिन रात को चश्मा उतार देता। पता चला वो मोमबत्तियां बेचने वाला था। दिन में तेज धूप में उसे साफ नहीं दिखता, लेकिन रात में मोमबत्तियों की रोशनी में सब साफ देख लेता था। बीरबल ने हंसकर कहा, बीरबल, तो यही है हमारा दिन में अंधा, रात में देखने वाला। मोमबत्ती वाला दीपक लाया। वो दीपक सोने जैसा चमक रहा था, और उसकी बात और भी अजीब। मोमबत्ती वाला, इस दीपक को जलाने के लिए तेल नहीं, बल्कि सच का रस चाहिए। दरबार में वापस आकर बीरबल ने अजनबी से पूछा, ये सच का रस कहां से मिलेगा? अजनबी बोला, सच का रस वही निकाल सकता है जिसने आज तक कभी झूठ ना बोला हो। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। मल्लू खान ने धीरे से कहा, मल्लू, तो इसका मतलब यहां किसी के पास यह रस नहीं मिलेगा सिवाय बीरबल के। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच का रस निकालना आसान नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। दीपक जलते ही चिट्ठी पर लिखे शब्द उभरने लगे। चिट्ठी में लिखा था, जहांपनाह, आपके खजाने में अगले पूर्णिमा की रात चोरी होगी। चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि आपके अपने दरबार का आदमी होगा। अकबर की भौहें तन गई। अकबर, तो क्या मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ? बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। पूर्णिमा की रात महल के खजाने में नकली सोने की ईंटें रख दी गई और असली ईंटें गुप्त कमरे में छुपा दी। रात को वाकई चोरी हुई और पकड़ा गया। मल्लू खान ने हकलाते हुए कहा, मल्लू, मैं तो बस देख रहा था कि सोना असली है या नहीं। बीरबल हंस पड़े। बीरबल, हां, और देखने के लिए आधी रात को चुपके से उठकर थैली में भर रहे थे। अकबर ने अजनबी को बुलाया, लेकिन वो गायब था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वो अजनबी कोई और नहीं, बल्कि आपके वफादार पुराने जासूसों में से एक था, जिसने अपने ही तरीके से आपको चेतावनी दी। मोरल, सच्चाई छुपाई जाए तो धोखा बनता है, लेकिन समय रहते सच उजागर हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान भी टल सकता है। जब अकबर ने बीरबल को बिना नाम के आदेश दिया, दिल्ली के लाल किले में उस दिन सुबह से ही कुछ अजीब था। कभी मुगल सेना के सिपाही गलियारे में तेज कदमों से दौड़ते,
तो कभी रसोई से कोई मिठाई की प्लेट लेकर दरबार की तरफ भागता। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में आज एक खास शरारत थी। दरबारियों को लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मल्लू खान, जो हमेशा अपने पेट पर हाथ फेरते रहते थे, ने मिर्जा राजा से धीरे से कहा, मल्लू, आज जहांपनाह के चेहरे पर वही वाली मुस्कान है। मतलब या तो किसी की शामत आने वाली है या किसी को बहुत इनाम मिलेगा। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, अकबर, दरबार के सबसे होशियार मंत्री बीरबल को बुलाओ। बीरबल आए, सलाम किया और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, हुजूर, आज दरबार में कुछ खास है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अकबर, हाँ बीरबल, आज मैं तुम्हें एक आदेश देता हूं, लेकिन इस आदेश में मैं न तो किसी का नाम लूंगा, न जगह बताऊंगा, न समय बताऊंगा, और तुम्हें बिना पूछे इसे पूरा करना होगा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल, जहांपनाह, बिना नाम, बिना जगह, बिना समय, तो फिर आदेश होगा कैसे? अकबर ने अपना हाथ उठाया और सिर्फ इतना कहा, अकबर, जिसे मैं देख रहा हूं उसी तक ये पहुंचना चाहिए, बस और कुछ नहीं। बीरबल ने सोचा, हुजूर किसे देख रहे हैं? मल्लू खान, मिर्जा राजा या कोई दरबारी? लेकिन अकबर के चेहरे पर कोई संकेत नहीं। बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर बाहर जाकर महल के गलियारे, बाग, रसोई, यहां तक कि अस्तबल तक घूम आए, लेकिन समझ नहीं पाया कि आदेश किसके लिए है। इसी बीच दरबार में गपशप शुरू हो गई। मल्लू खान बोले, मल्लू, ये तो अच्छा है, अगर बीरबल गलत पहुंचाएगा तो सीधे जेल जाएगा। बीरबल ने अकबर के हाव भाव को ध्यान से याद किया। जब अकबर ने आदेश दिया, उनकी आंखें कुछ पलों के लिए दरबार के एक कोने की तरफ गई थी, और वहां खड़ा था एक छोटा सा नाटा आदमी जो हमेशा सफाई करता था। बीरबल ने सोचा, शायद ये आदमी आज कुछ खास काम कर रहा है। उन्होंने उस सफाई करने वाले से बातचीत शुरू की। सफाई वाला घबराकर बोला, हुजूर, आज सुबह मैंने गलती से बादशाह का निजी पंखा तोड़ दिया। अब सोच रहा हूं कि किसी को पता न चले। बीरबल को समझ आ गया, अकबर की नजर उसी पर थी और उनका आदेश था कि बिना डांटे उसकी गलती सुधार दी जाए। बीरबल ने चुपचाप रसोई में जाकर पंखा बनाने वाले कारीगर को बुलाया, नया पंखा बनवाया और पुराने की जगह रखवा दिया। ना सफाई वाले को सजा मिली, ना दरबार में कोई शोर। जब बीरबल वापस दरबार में आए तो अकबर मुस्कुरा रहे थे। अकबर तो बीरबल। आदेश किसका था? बीरबल, जहांपनाह, वो आपके सफाई करने वाले के लिए था। आपने चाहा कि उसकी गलती छुपा दी जाए और काम हो गया। दरबार में सब हैरान कि बीरबल ने कैसे पता लगा लिया। अकबर ने कहा, अकबर, असल में बीरबल, ये मेरा इम्तिहान था। मैं देखना चाहता था कि तुम बिना सीधे कहे सिर्फ संकेत से बात समझ सकते हो या नहीं, और तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिमाग सबसे तेज है। मोरल, नेतृत्व का असली कमाल सिर्फ आदेश देने में नहीं, बल्कि बिना कहे भी सही बात समझाने और समझने में है। जब बीरबल को एक दिन का चोर बनना पड़ा, दिल्ली के लाल किले में उस दिन सुबह सुबह हड़कंप मचा हुआ था। महल के खजाने से एक बहुमूल्य हीरा गायब हो गया था। वही हीरा जो अकबर की ताज की सजावट का सबसे कीमती हिस्सा था। सिपाही भागदौड़ कर रहे थे। रसोई से लेकर महल के बाग तक तलाशी ली जा रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा गुस्से से लाल। अकबर, जो भी इस हीरे को चुराने वाला है, वो चाहे जितना चालाक हो, बच नहीं पाएगा। मल्लू खान फुसफुसाए, मल्लू, जहांपनाह, हमें लगता है ये काम बीरबल का नहीं है, पर वैसे अगर होता तो पकड़ना मुश्किल भी नहीं होता। अकबर ने गहरी नजर से देखा। अकबर, बीरबल, अगर तुम होशियार हो तो 3 दिन में चोर को पकड़ कर लाओ। बीरबल ने 3 दिन का समय मांगा और सोचा, अगर मैं चोर को सीधे पकड़ूंगा तो वो सतर्क हो जाएगा, लेकिन अगर मैं खुद चोर बन जाऊं
तो असली चोर सामने आ जाएगा। उन्होंने दरबार में ये अफवाह फैलाई कि कल रात बीरबल ने महल के सोने के बर्तन चुरा लिए। ये सुनते ही पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मिर्जा राजा ने हंसते हुए कहा, मिर्जा, वाह, जो मंत्री खुद चोर हो वो चोर पकड़ने जाएगा। रात को बीरबल ने महल के एक हिस्से में जाकर वाकई कुछ पुराने टूटे बर्तन, तांबे की थालियां और कुछ मामूली चीजें उठा ली। जानबूझकर इतना शोर किया कि सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। अगले दिन दरबार में हंगामा। मल्लू, जहां पनाह, बीरबल को पकड़ो, ये तो सचमुच चोर निकले। अकबर मुस्कुराकर, उन्हें अभी मत पकड़ो, देखो ये क्या करते हैं। बीरबल को पता था कि असली चोर अब आराम महसूस करेगा और गलती करेगा, इसलिए उन्होंने चोरी की आदत और लालच को भड़काने के लिए दरबार में घोषणा करवा दी। घोषणा, आज रात महल के पुराने खजाने के कक्ष में बहुमूल्य रत्न खुले छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि ताले टूटे हैं। रात होते ही महल का एक हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। बीरबल खुद चोर के वेश में एक कोने में छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात को एक लंबा चौड़ा आदमी धीरे धीरे खजाने के कमरे में घुसा। उसके हाथ में छोटा सा थैला और चेहरे पर कपड़ा बंधा था। जैसे ही उसने रत्न उठाए, बीरबल ने पीछे से मशाल जलाई और चिल्लाए, बीरबल, जहां पनाह, यही है आपका चोर। सिपाही दौड़ पड़े और चोर पकड़ा गया। चेहरा खोला गया। वो मिर्जा राजा निकले। अगले दिन दरबार में अकबर ने पूछा, अकबर, बीरबल, तुमने चोर को कैसे पकड़ा? बीरबल, जहां पनाह, असली चोर वही होता है जो पकड़े जाने से डरकर कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। जब मैंने खुद चोर बनकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, तो असली चोर ने सोचा कि अब कोई उस पर शक नहीं करेगा, और यही उसका सबसे बड़ा जाल बना। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मल्लू खान बोले, मल्लू, वाह बीरबल, चोर बनकर भी चोर पकड़ लिया। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल को सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दी और मिर्जा राजा को जेल भिजवा दिए। मोरल, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें वही बनना पड़ता है जिससे हम लड़ रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हमारा इरादा साफ होना चाहिए। जब बीरबल को 3 बार मरने का आदेश मिला, दिल्ली के लाल किले में उस दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर का मूड बेहद अजीब था। दरबार लगा हुआ था। सब दरबारी अपने अपने मसले रख रहे थे, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, और जब अकबर इस तरह मुस्कुराए तो इसका मतलब होता है कि किसी की आज कसौटी होने वाली है। अचानक अकबर ने सिंहासन से खड़े होकर कहा, अकबर, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक अनोखा आदेश देता हूं। तुम्हें आज से 3 दिन के अंदर 3 बार मरना होगा। पूरा दरबार सन। मल्लू खान ने मुंह पर हाथ रखकर कहा, मल्लू, या अल्लाह, अब यह तो तय है कि बीरबल के लिए कब्र खुद जाएगी। बीरबल ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। वो अकबर के सामने झुककर बोले, बीरबल, हुजूर, मरना तो सबको है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 3 बार मरना है तो मैं शान से मरूंगा। उस रात बीरबल अपने घर गए और अपने पड़ोसियों में अफवाह फैला दी। बीरबल आज रात गुजर गए। पूरा मोहल्ला उनके घर इकट्ठा हो गया। लोग रोने लगे। महल तक खबर पहुंची। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हो गए तो अकबर ने हैरानी से पूछा, अकबर, ये क्या? तुम तो मर चुके थे। बीरबल, जहां पनाह, मैं कल अपने मोहल्ले वालों के लिए मर चुका हूं। ये मेरी पहली मौत थी। अब बीरबल ने अपनी दूसरी मौत की योजना बनाई। उन्होंने अकबर से छुट्टी ली और दूसरे गांव में गए जहां कोई उन्हें पहचानता नहीं था। वहां उन्होंने एक व्यापारी बनकर काम किया और फिर अचानक झूठी खबर फैला दी कि वो व्यापारी नदी में डूब गया। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार तक कर दिया। 3 दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में वापस आए। अकबर हंसते हुए, तो ये दूसरी मौत थी? बीरबल, जी हुजूर, इस बार मैं गांव वालों के लिए मर चुका हूं। अब तीसरी मौत बाकी थी।
और इस बार बीरबल ने इसे सबसे शानदार बनाने की सोची। उन्होंने दरबार में आकर कहा, जहांपना, आज मैं आपके आदेश से आपके लिए मरने आया हूं। सभी दरबारी हक्का बक्का। बीरबल ने अपना पगड़ी उतारकर सिंहासन के सामने रख दी और कहा, मैंने इस पगड़ी और पद को त्याग दिया। अब बीरबल नाम का मंत्री आपके दरबार में मर चुका है। अकबर ने जोर से हंसते हुए कहा, अकबर, वाह बीरबल, तुमने समझ लिया कि मेरा असली मतलब तुम्हारे शरीर की मौत नहीं, बल्कि तुम्हारी चतुराई की परीक्षा थी। मोरल, जिंदगी में कभी कभी हालात ऐसे आते हैं कि हमें पुराने रूप, पुरानी सोच और पुराने डर को मारना पड़ता है ताकि हम नए और बेहतर रूप में जी सके। जब अकबर को अपने ही दरबार से भगाया गया, दिल्ली का लाल किला, सुबह सुबह बादशाह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम खुशनुमा था और उनके मूड में भी एक अजीब सी शरारत थी। अचानक उन्हें ख्याल आया, क्यों ना आज बीरबल को उलझाया जाए ताकि सबके सामने मजा लिया जा सके। दरबार में आते ही अकबर ने ताज सीधा किया और ऊंची आवाज में फरमान सुनाया, अकबर, आज से जो भी मेरी जगह सिंहासन पर बैठने की कोशिश करेगा उसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। दरबारियों ने जी हुजूर कहा, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर मैं ही बादशाह को उनके ही दरबार से भगा दूं तो मजा आ जाएगा, लेकिन यह काम ऐसे होना चाहिए कि बादशाह भी हंसते हंसते मान जाए। उन्होंने उस दिन दरबार में आने वाले सभी मेहमानों से धीरे धीरे बातें की और कुछ गुप्त तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने नौकरों को संकेत दिया कि कल का दिन अनोखा होने वाला है। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल अचानक खड़े होकर बोले, बीरबल, जहांपनाह, हमारे दरबार में एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। अकबर, क्या हुआ बीरबल? कौन सा संकट? बीरबल, किसी ने दरबार में झूठा बादशाह बैठा दिया है। सभी दरबारी दंग रह गए। मल्लू खान ने हैरानी से कहा, मल्लू, ये क्या बकवास है? असली बादशाह तो सामने बैठे हैं। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बीरबल, नहीं हुजूर, असली बादशाह के सिर पर एक खास निशान होता है और ये बादशाह तो नकली लग रहे हैं। बीरबल ने गुप्त इशारा किया और कुछ दरबारी खड़े होकर बोले, हाँ, ये तो नकली बादशाह है। असली बादशाह को तो हमने कल बाग में देखा था। कुछ दरबारी तो मजे लेने के लिए और आगे बढ़ गए। इनको तो पहचान पत्र भी दिखाना चाहिए। अकबर पहले तो हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पूरा दरबार शोर मचाने लगा, वे भी थोड़ा असहज हो गए। बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, बीरबल, जहांपनाह, नियम के अनुसार नकली बादशाह को दरबार से बाहर निकाला जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर खेल में साथ देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अकबर, अच्छा, अगर तुम सबको लगता है कि मैं नकली हूं तो मुझे बाहर ले जाओ। 4 दरबारी आगे बढ़े और मजाक मजाक में अकबर को दरबार से बाहर छोड़ आए। बाहर जाते ही अकबर ने शाही बाग में जाकर चुपचाप कपड़े बदले और एक आम आदमी का भेष बना लिया। फिर वे पीछे के रास्ते से दरबार में दाखिल हुए और जोर से बोले, अरे दरबारियों, असली बादशाह आ गए हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा, देखा हुजूर, यही तो मेरा मकसद था, सबको सिखाना कि अगर असली की पहचान भूल जाए तो नकली आसानी से काबिज हो सकता है। अकबर ठाका मारकर हंसे। अकबर, वाह बीरबल, तुमने मुझे ही बाहर निकालकर सबको एक बड़ी सीख दे दी। उन्होंने बीरबल को 500 सोने की अशर्फियां इनाम में दी और दरबार में घोषणा की, आज से कोई भी फैसला बिना पहचान की पुष्टि के नहीं होगा। मोरल, अगर हम असली और नकली में फर्क करना भूल जाए तो सही चीज भी हमारे हाथ से निकल सकती है। जब अकबर को अपना ताज वापस खरीदना पड़ा, दिल्ली का लाल किला, सुबह का समय, दरबार में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सिर पर जगमगाता सोने का ताज हीरे, मोती और पन्नों से सजा हुआ चमक रहा था। दरबारी उसकी चमक देख देख कर दंग थे।
मल्लू खान ने कहा, मल्लू हुजूर, आपका ताज तो जैसे सूरज से भी तेज चमक रहा है। अकबर मुस्कुराए। अकबर, ये ताज ही मेरी शान और सल्तनत की पहचान है। बीरबल पास खड़े हल्की मुस्कान के साथ बोले, बीरबल, हुजूर, असली पहचान तो आपके काम और न्याय में है। ताज तो बस एक सोने का टुकड़ा है। अकबर ने मजाक में कहा, अरे बीरबल, ये सोने का टुकड़ा ही तो हमारी नाक है, इसे खोकर देखो। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया। शाही गहनों के कमरे से अकबर का ताज गायब था। पहरेदारों ने दरबार में आकर रिपोर्ट दी। पहरेदार, हुजूर, न जाने कैसे रात में आपका ताज चोरी हो गया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अकबर, पूरे शहर में खोजो, जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे सोने का थाल इनाम मिलेगा। मल्लू खान ने तुरंत सैनिक भेजे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बीरबल शांत थे। उन्होंने चोरी की जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कमरे के दरवाजे पर मिट्टी के हल्के कण और लकड़ी के चूर्ण बिखरे थे। उनका अनुभव कह रहा था, यह चोरी किसी साधारण चोर की नहीं, बल्कि चालाक व्यापारी की है, जो ताज को बेचकर फायदा उठाना चाहता है। बीरबल ने अकबर से कहा, बीरबल, हुजूर, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं ताज लेकर लौटूंगा। लेकिन जो तरीका अपनाऊंगा उसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी। अगले दिन बीरबल छुपे वेश में शहर के बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने कुछ भिखारियों को पैसे देकर अफवाह फैलाने को कहा। सुना है कहीं एक अमीर सेठ के पास इतना अनमोल सोने का ताज है जो बादशाह के ताज जैसा दिखता है। कुछ ही घंटों में यह खबर शहर के हर कोने में फैल गई। बीरबल की उम्मीद के मुताबिक चोर व्यापारी का नाम भी लोगों की जुबान पर आने लगा, सेठ हरिदास। सेठ हरिदास का लालच जग चुका था। उसने अपने करीबी को बुलाकर कहा, अब तो लोग मेरे ताज की चर्चा कर रहे हैं, क्यों न इसे किसी विदेशी व्यापारी को बेचकर मोटा मुनाफा कमा लूं। बीरबल को यह बात अपने जासूसों के जरिए पता चल गई। बीरबल ने खुद को एक अमीर विदेशी व्यापारी के रूप में तैयार किया। लंबा चोगा, पगड़ी, नकली मूछें और टूटी फूटी हिंदुस्तानी बोली। वो सेठ हरिदास के घर पहुंचे और बोले, मुझे सुना आपके पास चमकता ताज, मैं खरीदना, बहुत सोना देना। सेठ लालच में आ गया, लेकिन डर भी था कि ताज पहचान में ना आ जाए। उसने कहा, ताज बहुत अनमोल है, कीमत लाख अशरफिया। बीरबल ने कहा, सोना कल लाऊंगा, लेकिन ताज देखने को दिल चाहता है। सेठ ने ताज लाकर सामने रखा। बीरबल ने ऐसे देखा जैसे पहली बार कोई सोना देख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अकबर के ताज के हर निशान को पहचान चुके थे, खासकर एक छोटे से हीरे पर हल्की सी खरोंच जो उन्हें याद थी। बीरबल ने तय किया, अब चोर को बेनकाब करना है, लेकिन मजेदार तरीके से। अगले दिन पूरे शहर में ऐलान हुआ, दरबार में एक नीलामी होगी जिसमें एक अमीर विदेशी व्यापारी बादशाह के ताज जैसी चीज बेच रहा है। लोग उमड़ पड़े और सेठ हरिदास भी ताज लेकर पहुंचा, क्योंकि उसे लगा कि वही विदेशी व्यापारी नीलामी करने वाला है। दरबार में जैसे ही ताज खोला गया, अकबर की आंखें फैल गई। अकबर, अरे ये तो हमारा ही ताज है। सेठ घबराकर बोला, नहीं हुजूर, ये तो मेरे पुरखों की निशानी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अब नीलामी शुरू होनी चाहिए। जो भी इसे सबसे ज्यादा कीमत देकर खरीदेगा वही इसका मालिक होगा। नीलामी शुरू हुई, लोग बोली लगाते गए और अचानक बीरबल ने मजाक में अकबर से कहा, हुजूर, अगर आप इसे चाहते हैं तो आपको भी बोली लगानी होगी। अकबर ने सोचा ये क्या तमाशा है, लेकिन खेल में शामिल हो गए। बोली बढ़ती गई, 1000 अशरफिया, 2000, 5000। आखिरकार अकबर ने 10,000 अशरफियों में अपना ही ताज वापस खरीद लिया। जैसे ही सौदा हुआ, बीरबल ने घोषणा की, हुजूर, ये ताज आपको इसलिए बेचा गया
क्योंकि सेठ हरिदास ने इसे चोरी किया था। आपसे बोली लगवाकर मैंने 2 काम किए, ताज वापस दिलवाया और चोर को रंगे हाथों पकड़वाया। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे तुरंत सजा सुनाई गई और 10,000 अशरफिया भी वापस कराई गई। अकबर ठाका मारकर हंसे। बीरबल, तुमने हमें अपना ही ताज खरीदवाया और मजे की बात यह कि हमें बुरा भी नहीं लगा। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, कभी कभी असली जीत दुश्मन को उसके खेल में हराने में होती है और मजा तब आता है जब वो खेल आपकी हंसी में खत्म हो। मोरल, सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग और धैर्य से खेल जीतते हैं और लालच में किया गया काम आखिरकार अपने मालिक को ही धोखा दे देता है। बीरबल और नकली चांद की चोरी। दिल्ली का लाल किला, गर्मियों की एक ठंडी रात। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में बैठे थे। ऊपर आकाश में चमकता पूरा चांद। बाग की सफेद संगमरमर की दीवारों पर एक अद्भुत नजारा बिखेर रहा था। अकबर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अकबर, काश मैं इस चांद को अपने पास रख पाता तो हर रात ऐसे ही निहारता। बीरबल पास खड़े मुस्कुराए। बीरबल, हुजूर, असली चांद तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसका एक रूप आपके महल में जरूर लाया जा सकता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत अपने शाही कारीगरों को आदेश दिया कि सोने और चांदी से एक बड़ा गोल चांद बनाया जाए, जिसमें मोतियों और हीरों की जड़ाई हो, ताकि वो असली चांद जैसा दिखे। कुछ ही दिनों में शाही कारीगरों ने एक अद्भुत कलाकृति तैयार की। वो नकली चांद इतना चमकदार था कि देखने वाले दंग रह जाते। अकबर ने उसका अनावरण दरबार में किया और गर्व से बोले, अकबर, देखो, अब हमारे पास अपना खुद का चांद है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा, लेकिन बीरबल ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो उन्हें कुछ अंदेशा हो। 3 दिन बाद सुबह का दरबार लगा ही था कि शाही पहरेदार भागते हुए आए। पहरेदार, हुजूर, बड़ी मुसीबत हो गई, आपका चांद चोरी हो गया। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मल्लू खान ने तुरंत कहा, या खुदा, चोर इतना हिम्मती कैसे हो सकता है? अकबर गुस्से में बोले, तुरंत खोज शुरू करो। 3 दिन के अंदर चांद वापस चाहिए, वरना सबकी खैर नहीं। बीरबल ने चोरी की जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि वहां कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, लेकिन पास में गीली मिट्टी पर अजीब से पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत हल्के कदमों से काम किया हो। बीरबल ने दरबार में आकर कहा, हुजूर, ये चोरी सिर्फ ताकत से नहीं हुई, ये काम बहुत दिमाग वाला है। अकबर ने आदेश दिया, तो तुम अपने दिमाग से उस चोर को पकड़ो। बीरबल ने शहर के बाजार का दौरा किया। वहां उन्होंने सुना कि एक अमीर व्यापारी ने अपने महल में एक नई चमकदार चीज सजाई है, जो रात में भी जगमगाती है। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि व्यापारी के बाग में एक बड़ा सा गोल ढांचा चमक रहा है, जिसे कपड़े से ढक रखा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वाह सेठ जी, ये तो बहुत सुंदर चीज है, जरा देखने दीजिए। व्यापारी घबरा गया और कहने लगा, नन्ही बीरबल जी, ये तो बस एक सजावट है, मेरे पुरखे की निशानी। बीरबल ने सीधे आरोप लगाने के बजाय चाल चली। उन्होंने पूरे शहर में अफवाह फैलाई। शाही दरबार में आज रात असली चांद की नीलामी होगी। जो इसे खरीदेगा वो हमेशा अमीर और खुशहाल रहेगा। शहर के कई अमीर लोग, जिनमें वो व्यापारी भी शामिल था, रात को महल आए। बीरबल ने नकली चांद का एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया और नीलामी शुरू की। नीलामी के दौरान व्यापारी लालच में आकर बोला, मैं इसे सबसे महंगे दाम पर खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इसका बड़ा वाला है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने तुरंत इशारा किया। पहरेदार व्यापारी के घर गए और असली नकली चांद बरामद कर लाए। अकबर गुस्से में बोले, धोखेबाज, तुझे इसकी सजा मिलेगी। व्यापारी को दंड देने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने बिना सबूत के कैसे पकड़ लिया? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर,
चोर चाहे कितना भी चालाक हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच होता है। मैंने बस उस लालच को जगाया और चोर खुद सामने आ गया। अकबर ठाका मारकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम सच में चांद से भी ज्यादा रोशनी देने वाले हो। मोरल, दुनिया का सबसे बड़ा चोर लालच है, जो हमें हमारी ही रोशनी चुराने पर मजबूर कर देता है। बीरबल नहीं बचेगा, पर जो होता है वो पूरे मुगल दरबार को हिला देता है। दरबार का भविष्यवक्ता, जिसने कहा बीरबल नहीं बचेगा। एक सुबह अकबर के भव्य दरबार में अचानक एक अजनबी आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, आंखें चमक रही थी और हाथों में एक अजीब सी लकड़ी की छड़ी। उसने खुद को बताया, मेरा नाम है महामंत्रधारी योगी संकल्पनंत। मैं समय की रेखाएं पढ़ सकता हूं, भविष्य देख सकता हूं और मृत्यु की पदचाप सुन सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ योगी, हमारे राज्य का भविष्य कैसा है? वो गहराई से बोला, राज्य बचेगा, सिंहासन सलामत रहेगा, पर एक परछाई है जो जल्द ही तुम्हारे सबसे प्रिय मंत्री को निगल जाएगी। अकबर चौंक पड़े, किस मंत्री की बात कर रहे हो? योगी बोला, बीरबल, वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल हल्के से मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। जनता में अफवाहें फैल गई, बीरबल मरने वाले हैं। बीरबल के शत्रु दरबारी मुस्कुरा रहे थे। अकबर बेचैन हो उठे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, एहतियात बरतो, कोई यात्रा मत करो, अकेले बाहर मत जाओ और सुरक्षा बढ़ा दो। पर बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, जो डरकर जिए वो क्या जिए? अगर योगी सच कह रहे हैं तो मैं उसका सामना करूंगा। इसी बीच बीरबल के शत्रु दरबारियों ने इस भविष्यवाणी को हथियार बना लिया। खासतौर पर 3 मंत्री, 1 रफीक खान, सेनापति बनने का इच्छुक, 2 जमील बख्श, खजाने का लालची, 3 हकीम मुहाजिर, जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था। इन तीनों ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। अगर बीरबल को सच में कुछ हो जाए तो लोग इसे भविष्यवाणी मानेंगे और हमें राजा के करीब आने का मौका मिलेगा। बीरबल को शक हुआ, कोई भी सच्चा भविष्यवक्ता डर फैलाने नहीं आता, वो समाधान देता है। बीरबल ने गुप्त रूप में उस योगी की जांच शुरू की। पता चला योगी कभी अमर सिंह नाम का एक साधारण व्यक्ति था और रफीक खान का पुराना सेवक था। उसने कुछ ज्योतिष विद्या सीखी थी और अब पैसे लेकर डर फैलाता था। बीरबल को यकीन हो गया, यह भविष्यवाणी नहीं, साजिश है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, योगी जी से कहिए कि वो अपनी भविष्यवाणी पूरी करें, लेकिन इस बार भविष्य नहीं, बीते समय का सच बताएं। अकबर ने दरबार में योगी को बुलाया और कहा, यदि तुम भविष्य देख सकते हो तो अतीत भी जानते होगे। बताओ, इस महीने की 5 तारीख को बीरबल कहाँ थे और क्या पहने थे? योगी घबरा गया। उसने कुछ झूठा जवाब दिया। बीरबल ने तत्काल गवाह पेश किया, जहां पनाह, उस दिन मैं एक गांव में था और ये रहे वहां के सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर। अब योगी पकड़ा गया। बीरबल ने पूरी साजिश उजागर कर दी। भविष्यवाणी दरअसल रफीक खान और उसके साथियों की चाल थी, ताकि बीरबल को डराकर दरबार से हटाया जाए और सत्ता पर उनका दबदबा बढ़े। अकबर गुस्से से कांप उठे। एक मंत्री की हत्या करवाने की साजिश, और वो भी राज्य के नाम पर डर फैलाकर। तीनों दरबारी बंदी बना लिए गए। योगी के झूठ को राजधानी में उजागर किया गया। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, बीरबल न सिर्फ बुद्धिमान है, बल्कि वो डर, षड्यंत्र और झूठ के खिलाफ एक दीवार है। आज से उनका नाम राजधर्मवीर बीरबल होगा, जो सत्य और धर्म की रक्षा करता है। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, भविष्य वही होता है जो हम बुद्धि और साहस से बनाते हैं, डर से नहीं। सीख बटा मोरल,
जो लोग तुम्हें डराकर रास्ता बदलवाना चाहें, उनसे सावधान रहो। भविष्य कोई नहीं जानता, पर सच्चाई से जिया गया वर्तमान कल को बदल देता है। बुद्धिमान वही है जो डर के समय में भी दिमाग का इस्तेमाल करे। या अगली कहानी बीरबल की मौत की झूठी खबर, जब अकबर टूट गए पर लिखूं। एक बात जो बीरबल ने कभी किसी को नहीं बताई। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल अकेले महल की छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी, हवाओं में हल्का सन्नाटा। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बीरबल, तुम हर सवाल का जवाब देते हो, लेकिन क्या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो तुमने आज तक किसी से नहीं कहा? बीरबल चुप रहे, उनकी आंखें दूर कहीं अतीत में खो गई। अकबर ने बात बदल दी, पर बीरबल की आंखों की गहराई से साफ था, उनके भीतर कोई ऐसा राज था जो वो दबा कर रखे हुए थे। कुछ दिनों बाद महल में एक पुराना दरबारी आया, रामनाथ। बीरबल उसे देखकर चौंक गए। रामनाथ ने कहा, बीरबल, क्या तुमने अब तक किसी को नहीं बताया? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं रामनाथ, कभी नहीं, न तो जहांपनाह को, न किसी और को। असल में बीरबल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया था जहां उन्हें दो विकल्पों में से एक चुनना था। एक, अपना परिवार बचाना। दो, या राज्य के एक गांव को लुटेरों से बचाना। वे मात्र 18 साल के थे, पर गांव के सेनापति की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। लुटेरे आए और बीरबल को खबर मिली कि उन्हीं लुटेरों ने उसके घर वालों को भी पकड़ लिया है। सैनिकों ने कहा, आपके माता पिता पकड़े गए हैं, आइए पहले उन्हें बचाते हैं। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं, गांव पहले है। एक परिवार के लिए पूरे गांव को नहीं छोड़ सकते। वे लड़ते रहे, गांव बचा लिया गया, पर जब वो लौटे, उनका पूरा परिवार मारा जा चुका था। उस दिन के बाद बीरबल ने एक व्रत लिया, जो हुआ उसे अपने दिल में रखूंगा और कभी किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक बड़ा निर्णय लिया था, पर उसकी कीमत मेरी आत्मा ने चुकाई है। उसी दिन से वो राजनीति में आए, न्याय के रक्षक बने, परंतु अपनी कहानी को कभी सार्वजनिक नहीं किया। रामनाथ ने पूरी बात अकबर को बताई। अकबर स्तब्ध रह गए। मैंने बीरबल को हमेशा हंसते देखा, कभी नहीं सोचा कि उनके भीतर इतना गहरा घाव छुपा है। अकबर ने बीरबल से अकेले में मिलकर कहा, तुमने जो त्याग किया वो एक राजा से बड़ा था, और मैं गर्व करता हूं कि तुम मेरे मंत्री हो। बीरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, जहांपना, कुछ कहानियां दिल के मंदिर में ही अच्छी लगती है, जुबान पर लाते ही वो टूट जाती है। सीख बटा मोरल, हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी होती है जिसे वो कभी नहीं बताता, लेकिन वो ही कहानी उसकी असली ताकत बनती है। कभी किसी की मुस्कान को हल्के में मत लो, उसके पीछे एक लंबा संघर्ष हो सकता है। बीरबल की तरह सच्चा नेतृत्व हमेशा निजी दुख को पीछे रखकर जनता का भला पहले चुनता है। तेनालीराम और 40 चोर, एक रात का मुकाबला। विजयनगर साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी, पर अचानक एक रात ऐसा तूफान आया कि पूरा शहर कांप उठा। राजमहल के खजाने पर एक ही रात में 40 चोरों ने हमला बोल दिया। राजा कृष्णदेव राय हैरान थे, ये कैसे संभव हुआ? पर उन्हें भरोसा था, जहां संकट होगा वहां तेनालीराम भी होगा। विजयनगर के खजाने से अचानक कई बेशकीमती गहने और मोहरे गायब हो गई। रात में न कोई तोड़फोड़ हुई, न कोई गेट टूटा। फिर चोर अंदर कैसे आए? राजा ने गुस्से में कहा, अगर ये चोर एक और रात आए तो वे सारा खजाना ले जाएंगे। तेनालीराम मुस्कुराया, महाराज, इन्हें रोकना है तो लड़ना नहीं, समझदारी से फंसाना होगा। तेनालीराम ने दरबार के सिपाहियों से बात की। क्या किसी ने कोई अजीब आवाज या परछाई देखी? एक सिपाही ने बताया, राजमहल के पास लगे पीपल के पेड़ पर हर रात किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। तेनालीराम ने उसी रात उस पेड़ के पास छुपकर निगरानी की, और जैसे ही मध्यरात्रि हुई, 6 नकाबपोश लोग आए और जमीन खोदकर नीचे उतर गए।
नीचे एक गुप्त सुरंग थी जो सीधे खजाने के कमरे में खुलती थी। तेनालीराम ने राजा को पूरी बात बताई। महाराज, हमें आज रात उन्हें ऐसा जाल बिछाकर पकड़ना होगा कि खुद उनके कदम उन्हें कैद में ले जाए। राजा बोले, क्या तुम अकेले 40 चोरों से मुकाबला करोगे? तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, मैं अकेला नहीं, मेरी बुद्धि मेरी सबसे बड़ी सेना है। महल। तेनालीराम ने एक रात में ही एक नकली खजाना कक्ष बनवाया। उसमें असली जैसे दिखने वाले नकली गहने रखे गए और दीवारें भी वैसी ही बनाई गई। गुप्त सुरंग को उसी नकली खजाने से जोड़ दिया गया। तेनालीराम ने 40 वेश बदले सैनिकों को खजाने के चारों ओर छुपा दिया और कहा, जब मैं आवाज दूं, मोहरें उड़ रही हैं, तभी हमला करना। मध्य रात्रि सुरंग से 40 चोर एक एक कर घुसे। हर कोई नकली खजाना देखकर चौंका। वाह, इतना धन! एक चोर बोला, आज सब ले जाएंगे। अगले 10 साल कोई चोरी करने की जरूरत नहीं। जैसे ही वे सब सोने की थैलियां उठाने लगे, मोहरें उड़ रही हैं, तेनालीराम की आवाज गूंजी। चारों ओर से सैनिकों ने धावा बोल दिया। 40 चोरों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। राजा को जब खबर दी गई कि सभी 40 चोर पकड़े जा चुके हैं, वे खुद देखने आए। पर तेनालीराम ने कहा, महाराज, असली मजा अब आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं इन चोरों का सरगना कौन है। राजा चौंके, तो वो इन 40 में नहीं है? नहीं महाराज, तेनालीराम ने कहा, इस साजिश का दिमाग कोई दरबारी ही है, जिसने सुरंग का नक्शा बनाया, समय बताया और गार्ड्स की ड्यूटी बदली। तेनालीराम ने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलवाया और कहा, आज हम एक सच्चाई का खेल खेलेंगे। मैंने सुरंग के मुहाने पर एक जड़ी रखी थी जो छूने वाले के हाथों पर नीला रंग छोड़ देती है। जो भी अपराधी होगा उसके हाथ आज नीले होंगे। सभी मंत्रियों ने अपने हाथ दिखाए। सिर्फ वित्त मंत्री के हाथ लाल कपड़े से ढके थे। तेनालीराम हंसे, आपने हाथ धो लिए, पर डर आपके चेहरे पर छप गया है। मंत्री पकड़ा गया, वही सरगना था। राजा ने कहा, अगर तेनालीराम ना होता तो आज पूरा राज्य लुट चुका होता। तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, चोरों से लड़ना कठिन नहीं, उनकी सोच को समझना असली कला है। राजा ने उन्हें राज्य मित्र की उपाधि दी और 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप भेंट की। शिक्षा बटा मोरल, बुद्धि और धैर्य से लड़ाई जीती जा सकती है, और सबसे बड़ी चोर वही होती है जो अपनों की शक्ल में छुपी होती है। जब बीरबल के सामने आया उनका ही हमशक्ल, एक चालबाज योजना, 2 एक जैसे चेहरे और एक दरबार, जहां असलीन कली का खेल शुरू हुआ। एक सुबह दरबार में एक युवक हाफता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरी अर्जी बहुत जरूरी है। बीरबल नकली है, असली बीरबल तो मैं हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थी और फिर उस युवक पर। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो अब दरबार में 2 बीरबल हैं, और सबकी निगाहें गई उस युवक पर जो वाकई बीरबल की कार्बन कॉपी था। वही चेहरा, वही आवाज, वही हाव भाव। अकबर को मजा आ रहा था। उन्होंने दोनों बीरबलों से कहा, अगर तुम दोनों खुद को असली बीरबल कहते हो तो साबित करो। जो असली होगा वही राज दरबार में रहेगा, और जो नकली निकला उसे सजा मिलेगी। तय हुआ। अगले दिन 3 कठिन परीक्षा होंगी। अकबर ने एक विचित्र सवाल पूछा, अगर आधी रोटी ज्यादा भूख मिटाए तो पूरी रोटी क्या करेगी? पहले बीरबल, हमारे असली बीरबल, ने कहा, पूरी रोटी सिर्फ नींद लाएगी, भूख नहीं मिटाएगी, क्योंकि भूख दिमाग से है, पेट से नहीं। दूसरे बीरबल, हमशक्ल, बोले, पूरी रोटी ज्यादा खाना देती है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए, लेकिन अभी 2 और परीक्षाएं बाकी थी। अकबर ने एक गरीब किसान की झूठी कहानी सुनाई, जिसमें उसकी गाय खो गई और उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा। पहले बीरबल ने कहा,
उससे उसकी गाय नहीं, उसकी उम्मीद चली गई है। दूसरे बीरबल बोले, वो किसान चोर हो सकता है, गाय शायद उसने खुद बेची हो। दरबार फिर से समझ गया, इसमें सोचने की गहराई किसकी है। लेकिन हमशक्ल डर नहीं रहा था, वो मानो किसी बड़े मकसद से आया था। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा थी, जिसे बीरबल ने कभी किसी से साझा नहीं किया हो। अकबर ने कहा, एक ऐसी बात कहो जो बीरबल और मैं ही जानते हैं। पहले बीरबल बोले, वो दिन याद है जब हमने नीम का शहद चखा था। आपने कहा था, बीरबल राजी हो गए हो तो अब राज झेलना पड़ेगा। अकबर जोर से हंसे, क्योंकि ये वाकई एक पुरानी निजी बात थी। दूसरे बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाया, ये धोखा है, मैं असली हूं। गुस्से में वो हमशक्ल बीरबल के पास दौड़ा और तभी बीरबल ने उसकी धोती खींच ली। भीड़ चौंक गई, क्योंकि अंदर से एक काले लिबास वाला जासूस निकला। उसका नाम था कमरुद्दीन, एक विरोधी राज्य से आया था, बीरबल की जगह लेने और दरबार से गुप्त सूचनाएं चुराने। वो एक कलाकार और मिमिक्री मास्टर था, जिसकी ट्रेनिंग महीनों चली थी। लेकिन बीरबल की चतुराई ने उसकी सारी योजना ध्वस्त कर दी। अकबर ने हंसते हुए कहा, इस बार भी बीरबल तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, जो असली होता है उसे नकली साबित करने के लिए शोर नहीं मचाना पड़ता। बस वक्त आने पर वो खुद चमक उठता है। सीख बटा मोरल, दिखावा कभी गहराई की जगह नहीं ले सकता। जो सच्चा होता है उसे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती, वक्त खुद गवाही देता है। चतुराई, संवेदना और गहराई, यही असली पहचान होती है। बीरबल और 3 दिन का गायब बादशाह। दिल्ली के लाल किले में सुबह का समय था। बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक पुराना किस्सा याद आया, कैसे उनके बचपन में कोई बिना बताए महल से बाहर चला गया था और सब लोग परेशान हो गए थे। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और उन्होंने सोचा, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो देखूं बीरबल और बाकी दरबारी क्या करते हैं। अगले ही पल अकबर ने अपनी योजना बना ली। उन्होंने चुपके से अपने कुछ खास सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, किसी को बताना मत, मैं अगले 3 दिन के लिए महल से बाहर जा रहा हूं। सुबह का दरबार लगा, लेकिन सिंहासन खाली था। पहले तो दरबारियों ने सोचा कि बादशाह थोड़ा देर से आएंगे, पर जब 1 घंटे से ज्यादा समय बीत गया तो सब परेशान होने लगे। मल्लू खान ने चिंतित होकर कहा, मल्लू, या खुदा, कहीं बादशाह का अपहरण तो नहीं हो गया? कोतवाल ने तुरंत शहर में खोज शुरू करने का आदेश दिया। पूरा महल और बाजार में अफवाहें फैलने लगी। बादशाह लापता, कोई कह रहा है वो दुश्मनों के हाथ लग गए हैं, कोई कह रहा है वो साधु बनने चले गए हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आए। सबने मिलकर उनसे कहा, बीरबल कुछ करो, हमारे बादशाह गायब हो गए हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बादशाह खुद गायब हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं से हमें देख रहे हैं और हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मल्लू खान ने टोका, परीक्षा? अरे भाई, यहां तो ताज खतरे में है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, मल्लू खान, अगर बादशाह पर खतरा होता तो उनके खास सेवक भी गायब होते, लेकिन सब यही हैं। इसका मतलब बादशाह खुद गए हैं। बीरबल ने सबसे पहले शाही बाग, किले के पीछे की गलियों और पुरानी मस्जिद के आसपास खोज की। वहीं उन्होंने एक बुजुर्ग माली से पूछा, कल रात यहां कोई अजनबी देखा? माली ने बताया, हां, एक आदमी ने गरीबों में सिक्के बांटे। उसकी चाल ढाल बिल्कुल बादशाह जैसी थी, लेकिन उसने साधु के कपड़े पहने थे। बीरबल ने मन में सोचा, समझ गया, हुजूर, आपने साधु का भेष बना लिया है। बीरबल ने पता लगाया कि पास के गांव में एक साधु गरीबों की मदद कर रहा है। वहां जाकर देखा, सच में वही साधु थे, लेकिन चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। बीरबल ने पास जाकर कहा,
महाराज, यहाँ साधु बनकर गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन दरबार में आपकी कमी से लोग बेचैन हैं। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और भीड़ में गायब हो गए। बीरबल मुस्कुराए, ये तो पक्का हमारे बादशाह ही है। अगले दिन खबर मिली कि एक यात्री दूर के गांव में मजदूरों के साथ काम कर रहा है और उनको खाना खिला रहा है। बीरबल वहां पहुंचे तो देखा कि वही चेहरा है, लेकिन इस बार मजदूरों वाला रूप। बीरबल ने मजाक में कहा, हुजूर, अगर आप मजदूरी करने का मन बना ही चुके हैं तो ताज मुझे दे दीजिए, मैं दरबार संभालूंगा। मजदूर हंसने लगे और वो आदमी फिर गायब हो गए। तीसरे दिन बीरबल ने तय किया कि अब बादशाह को उनके खेल से बाहर निकालना होगा। उन्होंने पूरे शहर में ऐलान करा दिया, आज शाम लाल किले में नया बादशाह ताजपोशी करेगा। खबर फैलते ही भीड़ जमा होने लगी। बीरबल ने मंच पर एक नकली बादशाह बैठा दिया जो सोने का ताज पहनने वाला था। छिपकर देख रहे अकबर का धैर्य टूट गया। वो तुरंत मंच पर चढ़ाए और बोले, रुको, मैं असली बादशाह हूं। भीड़ हंस पड़ी और बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, 3 दिन से आप हमें देख रहे थे, अब एक दिन हमें आपको दिखाना था कि असली की पहचान करना कितना जरूरी है। अकबर ठाका मारकर हंसे, बीरबल, तुमने मेरी शरारत को मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने बीरबल को 1000 अशरफिया इनाम में दी और घोषणा की, आज से कोई भी बिना बताए महल से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। मोरल, नेता का काम सिर्फ शासन करना नहीं, बल्कि अपने लोगों के बीच रहकर उनकी चिंता समझना भी है, और पहचान का महत्व हमेशा याद रखना चाहिए। बीरबल और मिर्च खाने की साजी। दिल्ली का लाल किला, एक खुशनुमा सुबह। दरबार लग चुका था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। लेकिन आज मल्लू खान की आंखों में एक शरारती चमक थी। मल्लू खान को हमेशा बीरबल की बुद्धि से जलन रहती थी। उसने सोचा, अगर किसी तरह बीरबल को ऐसी हालत में डाल दूं कि वो पूरे दरबार के सामने हास्यास्पद दिखें, तो उनकी इज्जत घट जाएगी। उसी समय दरबार में खाना चखने का जिक्र छिड़ा। मल्लू खान ने तुरंत कहा, मल्लू, हुजूर, सुना है बीरबल जी बड़े मिर्च प्रेमी हैं। क्यों ना हम आज उनके लिए मिर्च खाने की प्रतियोगिता रखें, देखेंगे कि उनकी सहन शक्ति कितनी है। अकबर को यह विचार मजेदार लगा। अकबर, वाह, आज बीरबल और मिर्च, मजा आएगा। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने मल्लू खान की आंखों में छिपी साजिश पढ़ ली। मल्लू खान ने रसोइयों को गुप्त आदेश दिया, इतनी तीखी मिर्च बनाओ कि उसे खाने वाला 3 दिन पानी पिए और आंखों से आंसू बहे। रसोइयों ने अलग अलग किस्म की मिर्च, नागा जोलोकिया, लाल कश्मीरी और हरी तीखी मिर्च को घी में तलकर एक खास पकवान तैयार किया, जिसका नाम रखा अग्निकोरमा। मल्लू खान ने मन ही मन सोचा, आज बीरबल की बोलती बंद कर दूंगा। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई, आज बीरबल और मल्लू खान के बीच मिर्च खाने की प्रतियोगिता होगी। जो ज्यादा मिर्च खाएगा वही विजेता होगा।
भीड़ जमा हो गई और सबको उत्सुकता थी कि क्या बीरबल इस तीखी चुनौती को पार कर पाएंगे। अकबर ने मजाक में कहा, देखते हैं बीरबल, आज तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ देती है या हार मान लेती है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहां पनाह, आपकी इजाजत हो तो मैं पहले खाने का तरीका चुनना चाहूंगा। अकबर ने इशारा किया, हां चुन लो। बीरबल ने रसोइये से कहा, मिर्च को एक एक करके प्लेट में रखो और हर एक मिर्च के बाद पानी पिलाना अनिवार्य है। दरबारियों को लगा कि बीरबल डर गए हैं। मल्लू खान ने ताना मारा, लगता है बीरबल साहब की बहादुरी पहले ही ठंडी हो गई। बीरबल बस हल्के से मुस्कुराए। पहली मिर्च पर दोनों ने हमला किया। मल्लू खान ने जोश में चबा डाला और तुरंत कानों से भाप जैसी गर्मी महसूस हुई। बीरबल ने मिर्च को धीरे धीरे काटा, लेकिन हर बाइट के बाद एक गिलास ठंडा दूध पी लिया। भीड़ हंस पड़ी, अरे ये तो पानी नहीं, दूध पी रहे हैं। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, दूध भी पानी जैसा ही है, बस थोड़ा मीठा। अकबर मुस्कुरा दिए। 10वीं मिर्च तक आते आते मल्लू खान का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। आंखों से आंसू, माथे पर पसीना और सांसें तेज। बीरबल अब भी आराम से बैठकर मिर्च के टुकड़े चबा रहे थे और ठंडा दूध पी रहे थे। फिर उन्होंने मल्लू खान को देखकर कहा, खान साहब, मिर्च से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उससे लड़ना भी नहीं चाहिए। 20वीं मिर्च के बाद मल्लू खान हार मानने की कगार पर थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या मैं अब अपनी एक बात कह सकता हूं? अकबर, हां कहो। बीरबल ने मिर्च उठाकर सबके सामने तोड़ी और उसमें से छोटे छोटे बीज बाहर गिरे। जहां पनाह, असली तीखापन इन बीजों में होता है। मैंने पहले ही रसोइये से कह दिया था कि मेरी मिर्च के बीज निकाल दे और खान साहब की मिर्च पूरी होनी चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मल्लू खान शर्म से पानी पानी हो गए। अकबर हंसते हंसते बोले, तो खान साहब, साजिश खुद आपके लिए मिर्ची बन गई। बीरबल ने कहा, हुजूर, मिर्च हो या चाल, अगर उसमें संयम और समझ न हो तो वो खुद खाने वाले के लिए जलन बन जाती है। अकबर ने बीरबल को 500 सोने की अशरफिया इनाम में दी और कहा, आज तुमने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि ये भी दिखाया कि दिमाग से जीती गई लड़ाई में शरीर की ताकत की जरूरत नहीं पड़ती। मोरल, साजिश का जवाब ताकत से नहीं, दिमाग से देना चाहिए। असली जीत वह है जहां आप हंसते हुए हाराने वाले को खुद उसकी गलती का मजा चखाएं।